ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप दोनों मिलके जैसा कि हमेशा से बायोलॉजी में चार चांद लगाते आए हैं इस डिसेंट स्टार के चैनल पे, उसी तरीके से एक बार फिर आपके सामने आपका अपना आदर्श पटेल और आपका अपना डिसेंट स्टार के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है ना गाइज। कैसा लगा इंट्रोडक्शन? अच्छा लगा हुआ होगा। सिमिलरली इसी तरीके से आपको शायद हमारा पढ़ाया हुआ बायोलॉजी भी अच्छा लग रहा होगा, है ना? तो जो बच्चे यार शुरू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे अभी शुरू शुरू से जुड़े नहीं है, अभी जस्ट जुड़ रहे हैं, उनको भी यार बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो यही है कि थोड़ा पहले से फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करिए, कुछ टाइम के बाद आप भी एकदम उनके इक्वल हो जाएंगे, एकदम उनके बराबर हो जाएंगे, है ना गाइस? तो कहते हैं ना कि कुछ चीजें देर से आती हैं पर दुरुस्त आती हैं, तो कुछ ऐसा ही मामला हो सकता है डिसेंट स्टार से जुड़ने का। क्योंकि जो कूड़े कचड़े होते हैं ना, वो तो अक्सर यूं ही कहीं दिख जाते हैं, पर एक्चुअल में जो अच्छी चीजें होती हैं शायद देर से ही मिलती है, ठीक है ना? हो सकता है आप डिसेंट स्टार के चैनल से जुड़ रहे हो तो शायद थोड़ा देर लगा होगा आपको जुड़ने से पहले, पर अल्टीमेटली अपना स्टॉप यहीं पे बना लेना, ठीक है ना? जो बायोलॉजी के लिए आप इधर उधर भटक रहे थे, अब यहाँ पे स्टॉप बना लो, यहाँ से अच्छे से पढ़ो। नीट का एक भी सिंगल क्वेश्चन, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन, एनसीईआरटी पूरी की पूरी यार ऐसे मरोड़ देंगे, निचोड़ देंगे, एकदम आपके सामने सब कुछ ब्रेन में फीड कर देंगे, है ना? तो चलिए भाई, जिस तरीके से हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की शुरुआत कर दिए थे, काफी हमें रिकॉग्निशन मिला, काफी प्यार मिला बच्चों का, काफी बच्चों ने सपोर्ट किया और आप सभी भी इस लेक्चर को देखने के बाद आप सपोर्ट करोगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर में काफी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट, जो डीएनए है इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ यार। अब डीएनए के बाद बारी आती है अपनी आरएनए, फिर हम पढ़ेंगे अगेन एक बार डीएनए, फिर एक बार अगेन आरएनए, फिर एक बार पढ़ेंगे लास्ट में जाते-जाते प्रोटीन्स के बारे में, है ना गाइज? तो आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली हम आरएनए की एकदम धज्जियां उड़ाने वाले हैं। क्या चीज है आरएनए, और आरएनए को ऐसा पढ़ेंगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए ऐसा होता है, डीएनए ऐसा होता है, आरएनए ऐसा होता है, आरएनए वो होता है। तो सब कुछ आज दूध का दूध पानी का पानी यही कर देंगे, है ना? तो चलिए गाइस, आरएनए वर्ड में हम इंटर करते हैं और देखते हैं आरएनए की दुनिया कैसी है। जैसे डीएनए की दुनिया तो आपने देखा ही होगा, काफी खूबसूरत था। सिमिलरली आरएनए का दुनिया भी थोड़ा सा खूबसूरत है, पर साथ में थोड़े छलावे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इस आरएनए वर्ड में, ठीक? तो देखिए, इस आरएनए वर्ड में हम क्या-क्या समझने वाले हैं और किन-किन चीज़ों पे हम फ़ोकस करना चाहते हैं, इनको बस ध्यान से देखते जाइए। जो हमने डीएनए के लास्ट टाइम में डीएनए वर्सेस आरएनए पढ़ा था, वो सारा पॉइंट तो कवर अप होगा ही, तो उस पॉइंट को ना कवर करते हुए थोड़ा-सा स्किप करते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे जानेंगे, आरएनए के टाइप्स के बारे में जानेंगे और भी आरएनए के बारे में जानेंगे, है ना? तो देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्हिच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अभी तक हम किस कॉम्पिटिशन में जुटे हुए थे? तो अभी तक हम इस चीज में जुटे हुए थे, मतलब सारे साइंटिस्ट इस चीज के लिए कम्पीट कर रहे थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है साहब, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हमने हाथ जोड़ करके मान लिया कि साहब डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पर ये तो बताओ डीएनए बना कैसे? डीएनए और आरएनए भी कुछ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल था, ठीक? तो इसमें से पहला जेनेटिक मटेरियल आया कैसे? आरएनए से डीएनए बना कि डीएनए से आरएनए बना? मतलब कि कहानी यहीं पे आ गई कि पहले अंडा आया कि मुर्गी, और पहले मुर्गी आया कि फिर अंडा, है ना? तो ऐसा ही कुछ पहेली है, चलिए इसको सुलझाते हैं। तो पहले हम इसका जवाब दे देते हैं, व्हिच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है, ये है अपना आरएनए, ना कि डीएनए है, ठीक है ना? यहाँ पे हम स्पेसिफिकली लिखेंगे आरएनए से डीएनए बना है, आरएनए से डीएनए बना है। जैसे कि यहाँ पे एक एनालॉजी लेते हैं, क्या एनालॉजी लेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना है, क्या बना है? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना है। जैसे प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बना है, सिमिलरली आरएनए से डीएनए बना है। ऐसा हम नहीं, ऐसा केमिकल इवोल्यूशन हमारा कहता है, और केमिकल इवोल्यूशन ही बताता है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल यार धरती पे आया और वो आरएनए बनाया, ठीक? आरएनए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? ये जो होता है फास्टर म्यूटेशन, फास्टर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन को शो करता है। कौन? आरएनए क्या शो करता है साहब? तो फास्टर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन को शो करता है। तो इसी की वजह से इट कन्वर्टेड इट कन्वर्टेड इनटू डीएनए। तो इस तरीके से जो है आरएनए है
अपना डीएनए में फाइनली कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, बेसिक डिफरेंस है डीएनए और आरएनए के अंदर में, तो इसके भी बारे में देखते हैं और यहाँ से म्यूटेशन को लिंक अप करके इस पहली को सुलझाते हैं कि पहले मुर्गी आए कि अंडा, तो पहले डीएनए आए कि आरएनए। पहले नाइट्रोजनस बेस की बारे में बात करें तो आरएनए के अंदर में क्या होता है, AUCG होता है। क्या होता है साहब, AUCG, मतलब कि यहाँ पे जो है यूरासिल प्रेजेंट होता है, ठीक। इसी तरीके से साहब डीएनए की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 4 नाइट्रोजन बेस ATCG, ठीक। यहाँ पे होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन, ठीक। ये जो यूरासिल होता है ये म्यूटेशन ज्यादा करता है। क्या करता है, म्यूटेशन फास्टर करता है और इसीलिए ये अनस्टेबल होता है, ठीक। फिर ये जो अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, कोई भी चीज अगर अनस्टेबल है तो कन्वर्टेड हो जाएगी, कन्वर्टेड इनटू डीएनए। क्या हो जाएगा, फिर ये डीएनए के अंदर में कन्वर्ट हो गया होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक। इसी तरीके से ये जो शुगर है इसके अंदर में क्या होता है, आरएनए के अंदर में, ठीक है ना। आरएनए के अंदर में क्या होता है साहब, तो यहाँ पे होता है राइबोज शुगर। कौन सा होता है, राइबोज शुगर। और इसी राइबोज शुगर की वजह से आरएनए क्या होता है, कैटा कैटा CATALYT कैटालिटिक। ये जो है आरएनए जो होता है इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक नेचर, कैटालिटिक आरएनए हो जाता है, ठीक है ना। कैटालिटिक आरएनए का मतलब कि ये किसी के साथ रिएक्शन करता है। अगर रिएक्शन करेगा अगेन साहब ये क्या करेगा, म्यूटेशन शो करेगा। म्यूटेशन शो करेगा दैट मीन्स की इवोल्यूशन शो करेगा। दैट मीन्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डीएनए के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जानते हैं कि पहले आरएनए ही आया होगा, क्योंकि आरएनए की ही पास वो क्षमता है जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने की, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेने की, अपने आप को जल्दी से सब कुछ उगल देने की, है ना। एक कोई चीज पचा के नहीं रख पाता, जैसे लोग बोलते हैं ना तुम यार कोई भी बात है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लड़कियों के अंदर में खास होता है, ग्रुप के अंदर में दोस्तियां टूट जाती हैं, ठीक है ना। लड़कों के भी अंदर में कुछ होते हैं, कुछ बात पचा के नहीं रख पाते हैं। साथ में भी यार अपने दोस्तों के अंदर में ऐसा ही, कोई हमसे कुछ बोला हम जाकर से बोल देंगे ऐसा नहीं है सारी बात है, पर अगर कुछ फनी बातें हैं तो मैं बोल दूंगा फटाफट, है ना। तो स्ट्रेंड स्ट्रेंड क्योंकि मजा आता है, ठीक है ना। फिर जब दोनों लड़ेंगे सब धड़ाधड़ धड़ाधड़ मजा आ जाता है, ठीक है ना। लड़कियों में तो खास करके मजा आता है ये वाला चीज करने में हमको। तो डीएनए जो होगा ना, धीरे से लड़ा के भाग जाओ अपने। डीएनए के अंदर में जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक। अब डबल स्ट्रैंड है तो डबल स्ट्रैंड को क्या होना पड़ेगा, पहले खुलेगा। अब डीएनए से देखो क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, फिर जाकर के करेक्टर शो होगा, ठीक है ना, करेक्टर शो होगा। इसीलिए जो है अपना आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया, इन सारे तथ्यों से क्लियर होता है कि साहब आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। और इवोल्यूशन भी जो केमिकल इवोल्यूशन अपना है उससे भी हमारा क्लियर हो जाता है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब हम आपको आगे इवोल्यूशन का सीरीज पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ाएंगे, तो हम बाकायदा आपको बताएंगे यार कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ठीक। अब चलिए साहब, अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आरएनए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं, these all evidences proof that RNA is the first genetic material। समझ में आया क्या, इस जो सारे चीजें हैं ये अब जाकर के प्रूफ कर देता है, क्या प्रूफ कर देता है कि साहब जो है आरएनए है यही अपना जेनेटिक मटेरियल। अब देखिए टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में, देखो इस चैप्टर के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ दिया है, लेकिन आगे जाकर के अचानक से उनका नाम दे दिया है ना। तो क्या मजाक है, ऐसे मजाक हम थोड़ी सह पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए यहीं पे सबका काम तमाम। फिर जो छोटी मोटी चीजें हैं आगे पढ़ेंगे तभी वो चीजें समझ में आएंगी, तो वहां को आगे के लिए छोड़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ठहरने दो उनको। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो दो तरीके के अपने पास आरएनए होते हैं। तो एक ही पेन से मैं क्यों लिखूं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इस पेन से। क्या बताओ ना यार, कौन सा पेन यूज करूँ, काला, चलो ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए में पहला जो आरएनए होगा वो होता है अपना जेनेटिक आरएनए। क्या है, ये है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए क्या होता है, इट ट्रांसमिटेड, जेनेटिक आरएनए क्या है, इट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो जेनेटिक आरएनए होते हैं क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का मतलब हुआ
कि पेरेंट से कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, डॉटर के अंदर में, मतलब डॉटर या फिर सन के अंदर में ट्रांसफर होंगे, ठीक है ना। तो ये होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक आरएनए इसको बोलते हैं। और कुछ अपने करेक्टरिस्टिक शो करके ही जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में। जैसे कि जेनेटिक आरएनए जो होता है अपना, इसमें हम बोल सकते हैं जो जेनेटिक आरएनए है, ये तो अपना एक क्यूबी बैक्टीरियोफेज था, वही पुराना वाला टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये बैक्टीरियोफेज है, और वही हम बार-बार लिख देते हैं टीएमवी। टोबैको मोज़ेक का जो है, ये है अपना जेनेटिक आरएनए, ठीक? चलिए साहब, इसके बाद अपना दूसरा आरएनए जो होता है, ये कौन-सा हो गया? ये हो गया अपना नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या बोले? ये हो गया अपना दूसरा आरएनए, तो नॉन जेनेटिक आरएनए। अच्छा साहब, नॉन जेनेटिक आरएनए का मतलब ये जो है, इट डज़ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मतलब कि ये जो आरएनए होंगे नॉन जेनेटिक, ये जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। ये जो आरएनए होते हैं नॉन जेनेटिक वाले ना, तीन तरीके के होते हैं। एक तो आर आरएनए, दूसरा बोले तो टी आरएनए, जिस सीक्वेंस में लिखवा रहा हूँ ना, इसी सीक्वेंस में याद करना तुम। और फिर एमआरएनए, आरटीएम मतलब रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, आरटीएम रट्टा मार, मार मार मार, रट्टा मार, रट्टा मार। देखो आर का मतलब है यहाँ पे राइबोसोमल, क्या है? राइबोसोमल। टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर। एम का मतलब क्या है? मैसेंजर, ठीक। तो कितने तरीके के आरएनए होंगे? आर राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एंड मैसेंजर आरएनए। समझ में आया क्या? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। अब इसकी अबंडेंसी देखते हैं कि कौन सा आरएनए बॉडी के अंदर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अबंडेंसी जो हो गई भैया, ये हो गई आर आरएनए सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके बाद जो टी आरएनए ज्यादा पाया जाता है, फिर एम आरएनए सबसे कम पाया जाता है। देखो, अब यहाँ पे एक चीज हम बोल सकते हैं, जो चीज ज्यादा पाया जा रहा है, मतलब बॉडी के अंदर में वो स्टेबल ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? तो अगर अबंडेंसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं अपना स्टेबिलिटी से, ठीक है ना। अगर कोई चीज बॉडी के अंदर में ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा मात्रा में ऑब्वियसली पाई जाएगी। अगर कोई चीज, या यूं बोल रहे हैं कि कोई चीज अगर बॉडी में ज्यादा पाया जा रहा है, दैट मीन्स कि वहां पे स्टेबल होगा, तभी पाया जा रहा है। तो अबंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो बताइए यहाँ पे कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? तो आर आरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर टी आरएनए होता है, फिर मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या चीज है साहब, अब यहाँ पे ये जो अपने टी आरएनए, कौन से आरएनए है? ये जो टी आरएनए है, इसके बारे में एक खास बात है कि जो टी आरएनए होता है ना, कौन सा है जो टी आरएनए है, ये अपना स्मॉलेस्ट एंड सॉल्वर आरएनए होते हैं, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट एंड सॉल्वर आरएनए कौन होते हैं? अपने टी आरएनए बोले तो ट्रांसफर आरएनए, बोले तो ट्रांसफर आरएनए। और टी आरएनए के बारे में आपको काफी कुछ पढ़ना भी है। चलिए, यहाँ पे एक एक करके हम सारे आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। आप तो देख रहे होंगे अपने एनसीईआरटी में, सर ये तो टॉपिक दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। पर पढ़ो यार, ये टॉपिक अगर दिया नहीं है, अगर दिया नहीं होता तो मैं पागल तो हूं नहीं जो तुमको पढ़ा। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में छोटा छोटा टुकड़ा करके डायरेक्ट आएगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में तो एकदम भर भर के आना ही है। तो मैं पहले क्या करूँ, तो पहले सारा चीज जहाँ पे आरएनए वाली बातें हैं एक जगह पे बता दूं, ताकि शायद आप थोड़ा सा इससे और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। इसीलिए मैं सब कुछ एक जगह पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। खैर, छोटा छोटा चीज अगर कुछ छूटेगा तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर जो मेन में जिसको हम अभी जान सकते हैं उसको जान लेते हैं, जो नहीं जानने लायक उसको बाद में जानेंगे, ठीक ना साहब। तो देखिए, राइबोसोमल आरएनए बोले, राइबोसोमल आरएनए बोले तो ये कौन सा आरएनए है अपना? ये अपना आर आरएनए ही है। इसका लोकेशन बोलो बच्चा, बच्चा बच्चा, तो इसका लोकेशन हो गया राइबोसोम। इसका लोकेशन क्या हो गया? राइबोसोम के अंदर में पाया जाता है। फॉर्मेशन साइट तो आप सभी जानते हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आरएनए कहाँ बनता है बॉडी के अंदर में? तो न्यूक्लियोलस के अंदर में ही आरएनए बनते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ये जो राइबोसोम है इनका फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मेशन साइट जो है राइबोसोमल आरएनए का कहाँ पे हो जाएगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। अब देखो टाइप्स, तो ये जो आरएनए है, मतलब ये जो राइबोसोमल आरएनए है, आप सभी जानते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के अंदर में दो अलग अलग तरीके के राइबोसोम हुआ करते थे। तो इसी तरीके से राइबोसोम ही तो है राइबोसोमल आरएनए। तो ये दो तरीके का हुआ करता है, एक तो प्रोकैरियोटिक आरएनए, दूसरा यूकैरियोटिक आरएनए। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए के अंदर में क्या चीज है साहब?
तो प्रोकैरियोटिक आरएनए जो होता है ये 70s होता है। यूकैरियोटिक आरएनए क्या होता है, ये 80s होता है। तो 70s जो होता है इसके दो सब यूनिट होते हैं, ये जो हो गए इसके, ये क्या हो गए साहब, दो सब यूनिट हो गए। दो सब यूनिट क्या हो गया, 50 और 30। कौन कौन से, 50 और 30। एक चीज और देखो, यहाँ पे एस भी लिखा है, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, या फिर इसी एस को हम बोलते हैं स्वेडबर्ज यूनिट। क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ज यूनिट। इस चीज को आप सेल के अंदर में जानोगे, ये जो होते हैं इंडायरेक्टली जो मेजर करते हैं साइज एंड डेंसिटी के बारे में बताते हैं, ठीक। तो 50s के अगेन दो सब यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक तो 5s और एक 23s, और 30s के 16s। सर क्या है, सब कुछ याद करना है? याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुए तो अभी देखना क्या करना है, ठीक है ना। तो आगे बताएंगे इसके लिए। यूकैरियोटिक आरएनए को देखो, यूकैरियोटिक आरएनए के 80s है, और यहाँ पे 60s है और 40s है, ठीक। अब इसके तीन सब यूनिट है, 5s, 5.8s, 28s और 18s। अब यहाँ पे अगर तुमको नहीं याद हो रहा है ना सारे यूनिट, तो देखो 5s जो है इसमें भी है, और 5s जो है ये 70s में भी है, दोनों यूनिट में कॉमन है, ठीक। और इसमें से ये ऐसे पूछ सकता है कि 28s जो है किसका सब यूनिट है, 70s का कि 80s का, बस इतना, ठीक है ना। तो जिसके लास्ट में 88 आएगा ना, जिसके लास्ट में क्या आ रहा है बच्चा, 88 आ रहा है ना, तो समझ जाना वो 80s वाला है, ठीक है ना। और जिसके लास्ट में कुछ और आया तो 70s वाला है, ठीक। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे 50 और 30 को जोड़ रहे हो तो 80 आ रहा है, 60 और 40 को जोड़ रहे हो तो 100 आ रहा है, फिर इसको 80s साफ क्यों बोल रहे हैं? तो इसका रीजन सेल अगर आपने पढ़ा है क्लास 11 के अंदर में तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जो 50s होता है ये बड़ा होगा, जो 30s होगा थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये आपस में क्या होते हैं जब ज्वाइन हो जाते हैं, यहाँ पे Mg+2, यहाँ पे Mg+2 आयन के, मैग्नीशियम +2 आयन के कंसेंट्रेशन में ज्वाइन होते हैं, तो ये जो गैप है ना, ये जो 10 या 20 का जो सेडिमेंट का अंतर आ रहा है ना, तो इसी में फिल हो जा रहा है, इसीलिए ऐसा लिखा गया है यहाँ, ठीक है ना। तो गैप कहाँ गया, जैसे 50 और 30 कितना जोड़े, 70, 80 जोड़े, तो 10 10s कहाँ गया, तो इसी गैप में वो 10s फिल हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं। अब राइबोसोमल आरएनए के बारे में ठीक है साहब हम जान गए, इसके सब कुछ बारे में। फंक्शन बताओ यार, फंक्शन बताओ, ज्यादा बात ना बताओ, तुम फंक्शन बताओ सीधे कि राइबोसोमल आरएनए बॉडी के अंदर में जाकर के करता है क्या, ठीक। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये क्या करता है, ये अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है। अटैचमेंट साइट, जैसे आरएनए राइबोसोमल आरएनए है ना, तो यहाँ पे आकर के एक बार टीआरएनए जो है यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा, फिर अगेन आगे चल के यहाँ पे एमआरएनए जो है आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है ना, तब जाकर के ट्रांसलेशन की अपनी प्रोसेस शुरू होती है। तो क्या करता है राइबोसोमल आरएनए, अटैचमेंट का साइड दो लोगों को चिपकाता है, मतलब दो आरएनए को चिपकाने का काम करता है। कौन कौन से, अपने टी आरएनए को और अपने प्यारी एमआरएनए को, ठीक है ना। तो प्रोवाइड अटैचमेंट साइट टू टी आरएनए एंड एमआरएनए, दोनों के दोनों अटैच होंगे राइबोसोम पे, तभी जाकर के जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस चलता है। अब देखो टी आरएनए को लार्जर सब यूनिट पे चिपकाता है, और एमआरएनए को लिखा है यहाँ पे स्मॉलर सब यूनिट पे चिपकाता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये जो हमने ऊपर बनाया है ना, इस तरीके से ये टीआरएनए दिखता है, और ये जो है ना ये एमआरएनए है, ठीक ना, ये जो है एमआरएनए। तो ये जो छोटा वाला सब यूनिट है, जो स्मॉल वाला सब यूनिट है, इससे देखो एमआरएनए चिपका हुआ है, और जो बिग सब यूनिट है या फिर जो लार्जर सब यूनिट है, इससे कौन जुड़ा है, तो टीआरएनए जुड़ा है। तो इसने वही लिखा है कि टीआरएनए से क्या जुड़ता है अपना, लार्जर सब यूनिट जुड़ जाता है, और एमआरएनए से क्या हो जाता है साहब, स्मॉलर सब यूनिट जुड़ रहा है, ठीक। अब साहब आगे देख लीजिए आप सीधे और सीधे ट्रांसफर आरएनए के बारे में। किसके बारे में साहब, तो ट्रांसफर आरएनए के बारे में देखते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, टीआरएनए। और इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है। तो इसके बारे में हम सीधे कुछ कुछ चीजें याद रख लेते हैं। तो सिंथेसाइज कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके द्वारा डीएनए के द्वारा ये ट्रांसफर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर में सिंथेसाइज हो जाता है। इसका काम क्या होता है, तो ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये ट्रांसफर नहीं करता है किसी चीज को, ये सारे जितने अमीनो एसिड है ना, जितने अमीनो एसिड बने हैं सबको पकड़ पकड़ के लाता है। क्या करता है, सॉरी, तो जितने भी अमीनो एसिड है सबको पकड़ पकड़ के लाएगा, अपने ऊपर चिपकाएगा, क्या है, चल प्रोटीन बन, अमीनो एसिड आ तू प्रोटीन, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा और इनको प्रोटीन बनाएगा। तो ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस के समय पे सारे अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा, और अमीनो और प्रोटीन का एक अच्छा सा चयन बनेगा, ठीक है ना।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बारे में है, इसका स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी के अंदर में दे रखा है। तो ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है कौन? टीआरएनए ना साहब, ये अपना मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक? क्यों? और इसका शेप के बारे में देखो, तो अगर तुम 2 डायमेंशन में देखो, जैसे एनसीईआरटी के अंदर में ऐसा बनाया हुआ है, ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर में बना रखा है, तो ये जो है ना, ये 2D है। तो 2D में क्या है, क्लोवर लीफ मॉडल जैसा होता है, लेकिन अगर इसका एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द टीआरएनए, तो सीधे बोलना एल शेप। क्या होता है? एल शेप। और 3D में देखा जाए तो भी ये एल शेप ही है, मतलब 3D में एल शेप दिखता है जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और 2D में क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल मतलब लौंग का पेड़ का पत्ता देखोगे ना तो ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना? और इसके पास टीआरएनए के पास यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट होते हैं, जैसे ये अलग अलग यूनिट होते हैं, जैसे एक होता है टी साइज टी लूप, होता है डीएचई लूप, और ये होता है रिकॉग्निशन लूप। ये सब चीज नहीं याद करने की जरूरत है, बस एक चीज याद रख लो, वो चीज क्या है कि यहाँ पे इसके इस यहाँ पे जुड़ा होता है एंटीकोडॉन, मतलब टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है। तो बताओ मैसेंजर आरएनए के पास क्या होगा? कोडॉन, ठीक है ना? तो मैसेंजर आरएनए के पास चला जाएगा अपना कोडॉन। समझ में आया क्या? इसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए मैसेंजर आरएनए के बारे में पढ़िए। तो मैसेंजर आरएनए के बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए बोलना है, या फिर एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोला करते हैं। ये भी कहाँ पे बनता है साहब? डीएनए के अंदर में, न्यूक्लियस से। हम तो जानते हैं, मतलब कि जो डीएनए होता है ये डायरेक्टली अपना, ये तो लिखा तो हूँ, ये एमआरएनए बनाता है ना? और एमआरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है यूकैरियोटिक के अंदर में इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर में साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। कहाँ पे होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर में सब कुछ ये प्रोसेस हो जाता है ना भाई? तो इसी तरीके से उम्मीद है ए फ्रॉम द टॉप टू बॉटम सब कुछ आपको यार बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये जो आरएनए जगत की कहानी है, ये जो अपना खूबसूरत सा प्यारा सा एक आरएनए वर्ड है, सब कुछ यार आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, है ना भैया? तो इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, डिसेंट स्टार से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी माई साइनिंग स्टार।